अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत ज़माना गुजरा। चीन के किसी शहर में 4 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई की शादी बादशाह की बेटी से होने वाली थी, उससे छोटे की जर्नेल की बेटी से। तीसरे भाई की मंगनी वजीर की बेटी से हो चुकी थी। तीनों अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे, लेकिन सबसे छोटे भाई का इरादा शादी करने का नहीं था। उसने साफ कह दिया था कि ब्याह करूंगा तो परी से, नहीं तो कुंवारा रहूंगा। इस पर बाकी 3 भाई बहुत हंसे। छोटे भाई ने परवाह नहीं की। उसे पता था कि जो कोई ये बात सुनेगा जरूर हंसेगा। उन तीनों भाइयों की शादी एक ही दिन एक ही जगह होना तय पाई, और वो जगह शाही महल थी। कुछ न पूछिए कैसी जबरदस्त तैयारियां हो रही थी। शादी के रोज महल अमीरों वजीरों से भरा हुआ था। रंगारंग पोशाकें महल की शान शौकत और सजावट को दोबाला कर रही थी। बहुत बड़ी दावत का इंतजाम था। इस रौनक और गहमा गहमी में छोटे भाई का दिल बुझा बुझा सा था। वो उन खूबसूरत नज़ारों को बेदिली से देख रहा था। कुछ देर बाद इस शोरगुल से तंग आकर वो महल से बाहर निकल आया। वो चाहता था शहर से दूर खेतों में सैर करके दिल का बोझ हल्का करे। जिस सड़क पर वो चल रहा था वो एक पुल पर से गुजरती थी। ये पुल एक नदी पर बना हुआ था। छोटा भाई पुल पर खड़ा काफी देर तक बहते हुए पानी को देखता रहा। जब वो दोबारा चलने लगा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है। उसका रंग ऐसा गोरा था कि उसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। छोटे भाई को यकीन हो गया कि ये औरत नहीं परी है। उसने लड़की से कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और जब लड़की ने कहा कि करूंगी तो वो खुशी से पागल हो गया। छोटे भाई को यह ख्याल ना आया कि ये लड़की एक तंदुरुस्त देहातन है और उसके साथ पैदल चलकर घर पहुंच सकती है। उसने सोचा कि उसे अच्छे घरानों की दुल्हनों की तरह डोली में जाना चाहिए। तुम यहाँ खड़ी रहना, मैं डोली लेकर अभी आता हूँ, छोटे भाई ने कहा और भाग खड़ा हुआ। वो इतना तेज दौड़ रहा था कि पांव जमीन पर ना लगते थे। महल में पहुंचकर हाँफता हुआ मेहमानों के पास गया और शोर मचा दिया, मुझे दुल्हन मिल गई, मुझे दुल्हन मिल गई। मेहमान खाने पीने और हंसने हंसाने में लगे हुए थे। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना की। आखिर उसने डोली उठाने के लिए 4 नौकर बुलाए और खुशी खुशी अपनी दुल्हन परी को लेने चला गया। परी वहीं खड़ी थी जहां वो उसे छोड़ गया था। उसने जल्दी जल्दी परी को डोली में बिठाया और बड़े भाइयों की शादी होने से पहले महल में वापस आ गया। लोगों ने छोटे भाई की देहाती दुल्हन को देखकर नाक भौएं चढ़ाई, पर उसने परवाह न की। शादी के दूसरे दिन चीन की रस्म के मुताबिक चारों दुल्हनों को अपने अपने मायके जाना था। वजीर और जर्नेल तो बादशाह के महल ही में थे। बड़े भाइयों की तीनों दुल्हनें तोहफे लेकर महल में गई। अब छोटे भाई की दुल्हन कहाँ जाए? उसका तो कोई मायका नहीं था। बाकियों के साथ वो भी महल में चली गई। बादशाह की बेटी ने चीन की सबसे अच्छी चाय बाप की खिदमत में पेश की। दूसरे और तीसरे भाइयों की बीवियों ने सबसे अच्छी तो नहीं, अलबत्ता बहुत महंगी चाय अपने अपने माँ बाप को तोहफे में दी। छोटे भाई की दुल्हन के पास आम सब्ज चाय थी। जेठानियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि नए साल का जश्न आ गया। उस दिन सारे भाई अपने अपने ससुराल सलाम करने और तोहफे पेश करने के लिए गए। बेचारे छोटे भैया कहाँ जाते, जी छोड़कर घर बैठ रहे। दुल्हन ने पूछा, आप मुबारकबाद देने महल में क्यों नहीं गए? मैं कैसे जाऊं? गरीब आदमी हूँ, तोहफे कहाँ से लाऊं? छोटे भाई ने उदासी से जवाब दिया। दुल्हन परी मुस्कुराई और फिर बोली, मैं बताती हूँ आप कैसे जाएं। उसने वहीं बैठे बैठे तिनकों का घोड़ा बनाया और अपने मुन्ने मुन्ने पैरों में बंधी हुई पट्टी से एक चिथड़ा फाड़कर छोटे भाई को देते हुए बोली, इस घोड़े पर सवार होकर समंदर के किनारे चले जाइए और ये चिथड़ा समंदर में डाल दीजिए। छोटे भाई ने ऐसा ही किया जैसे दुल्हन परी ने बताया था। तिनकों का घोड़ा उसे लेकर दौड़ने लगा। समंदर के किनारे पहुंचकर उसने चिथड़ा समंदर में डाल दिया। उसी वक्त पानी में एक रास्ता बन गया जिस पर तिनकों का घोड़ा आसानी से दौड़ सकता था। ये घोड़ा छोटे भाई को कहाँ ले गया ये हमें पता नहीं। जब वो पलटा तो खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में चीन की सबसे अच्छी चाय का बड़ा सा बंडल था। ये चाय बड़े भाइयों के ससुराल में बांटी गई। अब कोई भी छोटी दुल्हन का मजाक नहीं उड़ाता था। चीन में नए साल की 14वें दिन निहायत खूबसूरत और कीमती तोहफे एक दूसरे को दिए जाते हैं। तीनों बड़े भाइयों की बीवियां तोहफों की खरीदारी के लिए चिड़ियों की तरह चहकती फिरती थी। छोटे भाई ने जब ये धूमधाम देखी तो उसका दिल टूट गया। वो खामोश बैठा सोच रहा था कि दुल्हन परी आई और बोली, समंदर के किनारे जाइए, वहाँ एक संदूकचा तैर रहा होगा, उसे उठाकर ले आइए।
छोटा भाई समंदर के किनारे गया। सचमुच समंदर में लकड़ी का एक संदूकचा तैर रहा था। वो पांचे ऊपर किए पानी में उतरा और संदूकचा उठा लिया, लेकिन ये तो लकड़ी का एक मामूली सा संदूकचा था। छोटे भाई का ख्याल था कि उसकी बीवी ऐसा तोहफा देगी जो चीन की बेहतरीन चाय से भी अच्छा होगा। उसने मायूस होकर संदूक वापस पानी में फेंका और घर लौट आया। बीवी ने खुश होकर पूछा, संदूकचा ले आए? छोटे भाई ने बीवी को घूरते हुए जवाब दिया, वो तो लकड़ी का एक मामूली सा डिब्बा था, बिल्कुल बेकार। मैंने उसे समंदर में फेंक दिया। दुल्हन परी सर पकड़कर बैठ गई। उसे क्या मालूम कि आदमजाद ऐसे होते हैं, मगर उसने शोहर को बुरा भला नहीं कहा। मुस्कुराकर उसके कंधों पर हाथ रख दिए और नरमी से बोली, आप वापस जाइए और मुझे वही डिब्बा लाकर दीजिए। छोटा भाई दोबारा गया और लकड़ी का संदूकचा ले आया। 14वें दिन से पहले शाम के वक्त दुल्हन परी ने संदूकचे का ढकना उठाया तो छोटा भाई हैरत से चीखता हुआ पीछे हट गया। संदूकचे के अंदर एक दुनिया आबाद थी। एक बहुत बड़ा शहर था जिसमें लंबी लंबी गलियां थी, बड़े बड़े महल थे, दुकानें सामान से भरी हुई थी, थिएटरों में ड्रामे हो रहे थे, जा बजा खूबसूरत बाग थे और बागों में अजीबोगरीब फूल खिले हुए थे। हरी भरी चरागाहें थीं जिनमें शेर, चीते, हाथी और अजदहे फिर रहे थे। अजदहों के सरों पर सींग थे और मुंह से आग बरसती थी। जब ये दोनों मियाँ बीवी उस अजीब मुल्क से वापस आए और दुल्हन परी ने संदूकचे का ढकना बंद कर दिया तो छोटे भाई को कितनी ही देर तक होश न आया। अब क्या था? छोटे भाई ने बड़े भाइयों और भावजों को ये अजूबा दिखाने के लिए बुलाया। दुल्हन परी ने संदूकचे का ढकना उठाया। वही शहर और वही भरी पूरी गलियां जिनमें लोग रंग बिरंग लिबास पहने घूम फिर रहे थे। छोटे भाई के भाई और भावजे अंदर चले गए। उन्होंने होटल में बैठकर मजेदार खाने खाए। तली हुई मछली, मुर्गे, भुनी हुई चिड़िया, बतखों के पंजे, केकड़े, अंडे, मूंगफलियां, अखरोट, गरज दुनिया की सारी नेमतें पेट भरकर खाई। खा पी कर फारिग हुए तो थिएटर में चले गए। वहाँ ऐसा ड्रामा हो रहा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गप्पे लगाते, खाते पीते, मजे उड़ाते सुबह हो गई। अब बजाय इसके कि छोटे भाई की भावजे उसका शुक्रिया अदा करती, वो जल भुनकर रह गई। उनके दिलों में छोटे भाई की बीवी से हसद और नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उसके पास जो तोहफा था उसकी कहीं मिसाल न थी। तीनों ने उसका जिक्र अपने अपने बाप से किया तो उनका भी वही हाल हुआ जो बेटियों का था। बड़े भाइयों को फिर उस जादू के डिब्बे को देखने की ख्वाहिश हुई, लेकिन बादशाह ने उनको जाने से रोक दिया। उसका ख्याल था कि उनकी जगह वो खुद जाकर उस अजीब संदूकचे को देखेगा। उसके जर्नैल और वजीर ने भी उसे यही मशवरा दिया। बादशाह दिल में सोच रहा था कि इस संदूकचे में जो मुल्क आबाद है मैं उस पर कब्जा कर लूंगा। जर्नैल सोच रहा था कि यह संदूकचा जंग के लिए निहायत कारआमद होगा। उस जादू नगरी के बादशाह के पास बड़ी सी फौज भी होगी। मैं जंग जीतने के लिए उससे मदद लूंगा। वजीर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, उस शहर में बहुत से अमीर लोग रहते होंगे, मैं उन पर टैक्स लगाऊंगा और उस रकम में से बड़ा हिस्सा मेरी ही जेब में जाएगा। अपनी अपनी स्कीमों पर गौर करते तीनों संदूकचे की सैर करने पहुंचे। बादशाह की स्कीम सीधी सादी थी। भला ये कैसे हो सकता था कि छोटे मियाँ बादशाह से ज्यादा ऐशो आराम से रहे? ये ऐसा जुर्म था कि छोटे भाई और उसकी बीवी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। जर्नैल ने फैसला किया कि वो फौज की मदद से छोटे भाई की बीवी को मरवा देगा। वजीर ने सोचा कि वो बादशाह को छोटे भाई और उसकी बीवी के बारे में कोई झूठी कहानी सुनाएगा। इस तरह उसके कहने पर बादशाह उनको मुल्क से निकाल देगा और इतनी दूर भेज देगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। बादशाह, जर्नैल, वजीर, छोटा भाई और उसकी बीवी संदूकचे में आबाद शहर को देखने अंदर चले गए। सबसे पहले वो महल में गए। महल में कोई बादशाह न था जो इस्तकबाल के लिए आता। हाँ, नौकर चाकर दौड़े भागे फिर रहे थे। तख्त खाली पड़ा था। बादशाह ने आओ देखा न ताव, झट तख्त पर बैठ गया और शरबत लाने का हुक्म दिया। पलक झपकते में शरबत हाजिर कर दिया गया। बादशाह गटागट प्याले पर प्याला पीने लगा। दरबारी खड़े देख रहे थे। बादशाह ने ना तो उन्हें बैठने के लिए कहा और ना शरबत पीने की दावत दी। उसको इतना होश कहाँ था, वो तो शरबत पीने में मसरूफ था। पीते पीते बादशाह के माथे पर सिलवटें पड़ने लगी, होंठ भिजने लगे, आंखें मुचने लगी। वो सर को झटकते हुए सोच रहा था कि बुज़दिल जर्नैल और बेईमान वजीर इस जादू के डिब्बे को हथियाने की तदबीरें कर रहे हैं। अगर ये अपनी कोशिश में कामयाब हो गए तो क्या होगा? ये मुझे मार डालेंगे। इस ख्याल के साथ ही उसकी उंगलियां मुड़ गईं और चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने फौज के कप्तान को हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दो।
एक पल में दोनों के सर तन से जुदा हो गए। अब बादशाह के सामने सिर्फ छोटा भाई और उसकी बीवी खड़े खौफ से थर थर कांप रहे थे। बादशाह शरबत पीता जाता और चोर नजरों से उनकी तरफ देखता जाता। अचानक दरबार के बड़े हाल में कहीं से पानी आने लगा और चिकने फर्श पर फैलने लगा। पानी की सतह हौले हौले ऊंची होने लगी, यहाँ तक कि पानी छोटे भाई और दुल्हन परी के टखनों को छूने लगा। तख्त पर बैठे बादशाह को बिल्कुल मालूम ना हुआ कि हाल में पानी आ गया है। दुल्हन परी ने छोटे भाई का बाजू पकड़ा और उसे हाल से बाहर खींच लाई। बादशाह को खबर तक ना हुई। महल से निकलकर वो दोनों शहर की गलियों में से गुजरे, जहाँ घुटने घुटने पानी भरा था। जादू के संदूकचे में से बाहर निकलने तक पानी कमर तक पहुंच चुका था। संदूकचे से बाहर आकर दोनों ने सुख का सांस लिया। दुल्हन परी ने झट संदूकचे का ढकना बंद कर दिया। बादशाह तख्त पर बैठा शरबत पीता रहा। पानी उसके टखनों से घुटनों, घुटनों से कमर तक और कमर से सीने तक आ गया, यहाँ तक कि उसके दाढ़ी के बाल पानी में तैरने लगे और फिर वो पानी में डूबकर मर गया।